वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जहाँ से हम लोगों ने एक अधूरा छोड़ा था उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशवाद क्या होता है। इस बुक को जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश जब आए थे तो आखिर वो हमारे देश के को किस तरह रूल किए, किस तरह से यहाँ के नवाब और राजा जो थे उसके साथ मैनेज किए, उसके साथ डिस्कशन करके वहाँ रूल रेगुलेशंस कैसे चेंज किए, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद है कि ये सारे इकोनॉमी यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और सोसाइटी दोनों पे कंट्रोल कर लिया इन्होंने। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना ताकि वो अपना जो खर्चा है वो अपना ज़रूरत को पूरा कर सकें, ताकि यहाँ पे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वो फैला रहे थे उसका वो खर्चा निकाल सकें। यहाँ से सामान को ख़रीदना जो वो उसे चाहिए और वो अपने सबसे कम सस्ते दामों में ख़रीदते थे और अपने देश को वो एक्सपोर्ट किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे जो उसे नीड की चीज़ें थी यहाँ पे वो प्रोड्यूस करवाते थे, जो भी खाने पीने की चीज़ की वस्तु, चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो या नील की खेती, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। नील की खेती करवाते थे और अपने देश को भेजते थे। और इन सब का एक ही फ़ायदा, तो एक ही वो मोटिव था ब्रिटिशर्स का कि जिस देश को उसने कंट्रोल किया जीता है उस तरह को इस तरह से दोहन कर लो और अपने देश को जितना अमीर बनाना है बना सको। आगे बढ़ते हैं। फिर आप जब ये पूरा पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश आए, उन्होंने रूल लाया, वो आखिर उनके वैल्यू और टेस्ट पे डिपेंड था। ये जो कस्टम्स और जो प्रैक्टिसेस वो सारे के सारे खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थे। यहाँ पे ये आकर के दूसरे कंट्री से इस कंट्री में आकर के यहाँ की राजनैतिक, अर्थशास्त्रिक, सामाजिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ में चेंज करके अपने आप को महान बताते हुए उस पर औपनिवेशिकवाद यानी कि उस पर शासन करना, यही ब्रिटिशर्स या जो भी कंट्री जिस कंट्री को औपनिवेश बनाते हैं उसके साथ यही करते हैं। फिर आप पढ़िएगा कि यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। जब आप देखिएगा कि ये जो चेंजेस आए वो हर तबके के लोग के लिए चेंजेस नहीं थे, या ग्रुप जो है जो भी डिफरेंट ग्रुप्स है वो एक ही तरह के चेंज एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस बुक का नाम आवर पास्ट रखा गया है, यानी हमारा अतीत। फिर यहाँ पे हम लोग हाउ डू वी नो के बारे में जानें, हम लोग कैसे जान सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, जो कि 250 साल की इंडियन हिस्ट्री को बताने की कोशिश की गई है हिस्टोरियंस द्वारा। आखिर वो सोर्स क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश क्या करते थे कि अपने जो भी डिसीजंस थे, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आए या प्लान है या पॉलिसी है, डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, वो साफ़ सुथरे के ढंग से वो अपनी किताबों में लिखा करते थे, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया करते थे, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। जो भी फ्यूचर में इस जगह पे आए हेल्पफुल हो, वो डिस्कस कर जान सके कि आखिर पॉलिसीज़ क्या आई थी, उनका रिज़ल्ट क्या निकला था, आखिर किस तरह से उनको ये फ़ायदा पहुँचा सकता था। ये जो कन्विक्शन है वो प्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को याद करने के लिए, लिखने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद है द ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अंग्रेज़ों को ये लगा था कि ये सब चीज़ें संजो कर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे, जैसे गांव के तहसीलदार हो गए, उसके बाद कलेक्टर हो गए, फिर कमिश्नर ऑफिस हो गया, फिर कानून व्यवस्था के लिए जो कोर्ट था वहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड रूम बनाया गया, ताकि जितने भी डिसीजंस मेकिंग है, जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, स्पेशली जो आर्चीव्स और म्यूज़ियम है वो तो बनाया ही गया था रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेटर्स और मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। जो भी लेटर और मेमोज थे जो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भेजे जाते थे, उसे 19वीं सदी में बहुत ही सजो के आर्चीव में रखा जाता था। उसको फिर ऐसा हुआ कि उसके साथ ना उसका कॉपी भी रेडी करके रख लिया जाता था, ताकि अगर ये खो जाए या कहीं मिल ना पाए तो ये दूसरी कॉपी संजो के रखने से बाद में उसके ढूंढने में आसानी होती है। जो चीज़ गुम हो जाती है उसकी एक रिकॉर्ड रहने से फ़ायदा पहुंचता है। फिर इन द अर्ली 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वे केयरफुली कॉपीड आउट। वही कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते थे उसका कॉपी एक बना कर रख लिया जाता था, जिसको कि एक अच्छे जो सुंदर लिखने वाले होते थे, ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, जो सुंदर लिखने वाले होते हैं उसे कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। उससे जिसकी लिखावट अच्छी होती थी उससे वो नोट करते थे, नोट करके फिर वो अपने यहाँ पे प्रिजर्व करके रख लेते थे।
और जब ये 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग मशीन आई तो फिर उसके कॉपीज़ को प्रिंट करके रख लिया जाता था। ये एक ऑफिस है जिसको दिखाया गया है। द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। यही आर्चिव है जो कि 1920 में आया था। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance this institution had in British imagination. जब न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चिव बनाया गया था तो वो वायसराय ऑफिस जो थी उसके बगल में बनाया गया था। ये लोकेशन बताता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस तरह का इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश इमेजिनेशन के लिए। फिर यहाँ पे एक पैरा है जिसमें कि आप देखिएगा, नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने दिल्ली में खाना खाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो खाना दिया जाता है वो जानवरों से ऐसा खाना है जो जानवर भी नहीं खा सकते। क्योंकि जो वहाँ पे जो मेस थे वो इतना घटिया रोटी देते थे जो कि खा नहीं सकते थे, दाल इतनी ख़राब रहती थी जो कि खाने लायक नहीं रहती थी। फिर दे वेर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर posterity. The record do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. वो लोग इंटरेस्टेड थे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंस हर किसी के लिए एक जैसे नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते जिसने किताब लिखा है जो वो सोच रहा है, अगला आदमी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी इस तरह के सोच रहे हैं। ये कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो कि इस रिकॉर्ड्स को जान सकते थे, पढ़ सकते थे या उनके लिए सही था, लेकिन वो जो आदिवासी लोग थे, ट्राइब्स लोग थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि नहीं था, उसके इम्पोर्टेंस को ये नहीं दर्शाता है। फॉर वाट वी नीड टू लुक एसवेयर व्हेन वी बिगिन टू सर्च देयर अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इज़ प्लेंटी। फिर हम देखेंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत नहीं है किसी के कंडीशन को बताने के लिए। यह सोर्स जो है बिल्कुल सही है, ये बताने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अगर किसी को अगर हिस्ट्री लिखनी है या किसी के बारे में जानना है कि हाँ और क्या क्या हुआ था या अदर लोग क्या सोचते थे, वो डिफरेंट रिकॉर्ड जो है उसको आप तलाश सकते हैं। बहुत लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज़ है उसको पढ़ सकते हैं, जो जर्नी लिखी है उसने अपनी लाइफ की वो पढ़ सकते हैं। जो एक देश से दूसरे देश जाते थे इतिहासकार, उनकी जीवनी के बारे में आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो लोकल बाज़ार थे उसमें बुक्स जो रहते थे उसमें क्या लिखा हुआ है वो सब आप देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ उस समय का जो नॉवेलिस्ट थे या वहाँ उस समय के जो लोग थे वो क्या एक्सप्रेस कर रहे थे, उसके फीलिंग्स को आप समझ सकते थे। लेकिन ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो आदिवासी थे, वर्कर्स थे, गरीब लोग थे, उनके पास उनका क्या फीलिंग था इस चीज़ को लेकर, उसको आप कभी नहीं समझ सकते हैं। यस, येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। ऐसा हो सकता है, हम जान सकते हैं जब हम थोड़ा बहुत कोशिश करें उसको जानने की। जब आप दूसरे बुक पढ़ेंगे जो कि थोड़ा बहुत जानकारी वहाँ के लोगों के बारे में दे सके, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग आप क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिर है क्वेश्चन आंसर है। आप इस चैप्टर्स को अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इसको रिकॉल कर सकते हैं, फिर दोबारा देख सकते हैं। और इस बुक में सिंपली तौर पे ये चैप्टर्स में ये बताया गया है कि हिस्ट्री जो भी इतिहासकार थे वो आखिर समझते थे, अपनी इम्पोर्टेंस को बताना चाहते थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को महान साबित करना चाह रहे थे। ये बताना चाह रहा है कि उस समय का जो एरा था 19th सेंचुरी का हो, वो बताना चाह रहे हैं कि जो अमीर लोग थे उसी के लिए कुछ चीज़ें जो थी, जो इम्पोर्टेंस थी, गरीब लोगों के फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया गया है। ब्रिटिशर्स के बारे में ये बताया गया है कि उनके लिए जो चीज़ ज़रूरी होती थी वो यहाँ से ख़रीद लेते थे सस्ते दामों में। उसी तरह का क्रॉप्स उन्हें चाहिए उन्हें ही सस्ते दामों में ख़रीद लिया करते थे या उपजाने के लिए फोर्स किया करते थे। तो वो ओवरऑल उस समय की पास्ट के हमारे जो कंडीशंस थे ब्रिटिशर्स आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, खास करके जो इतिहासकार हैं जो भी लिखा करते थे उसकी कंडीशन को बताया गया है। होप करता हूँ आपके ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसका वीडियो क्वेश्चन आंसर जो है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज है, मैं इसे कंप्लीट करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दूंगा। और एक चैनल है जिसका नाम है एकेडमिया, मेरा एक चैनल है जिसमें टेलीग्राम पे हूँ। अगर या व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं एकेडमिया करके, एकेडमिया अनिमेश, ठीक है। मेरा नंबर होगा 9097280568। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ एकेडमिया करके, एकेडमिया अनिमेश। इस नंबर से आप ऐड हो जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस डाल दूँगा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है गाइस।
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। थैंक यू।